गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम कंटिन्यू कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। कल का क्लास काफ़ी डिस्टर्ब हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। इवन लास्ट वाला पोर्शन जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम देख रहे थे, लास्ट का कुछ जो पोर्शन था वो आपको बताने से पहले ही डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसी को रिवाइज करते हुए स्टार्ट करते हैं और नए टॉपिक को मूव करते हैं, राइट। चलो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम एक टॉपिक देख रहे थे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या चीज है ये? इट इज ए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। कैसा इनहेरिटेंस है ये? क्वांटिटेटिव है। कल आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब समझाया था, जैसे कि कैपिटल टी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है? टॉल है। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने भी है? 2 है तब भी टॉल है। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 1 है तब भी टॉल है। ये है क्वालिटेटिव कैरेक्टर। बट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में क्या होता है? डोमिनेंट जीन की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, फिनोटाइप पे इफेक्ट भी वैसा वैसा स्ट्रांग होते जाएगा, राइट। तो इसमें क्या लिखिए? मोर द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, मोर स्ट्रांग विल बी द फिनोटाइप। एग्जांपल अगर आप देखो, एक पॉइंट और है, मेन पॉइंट है ये, फिनोटाइप इज आल्सो अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का ऐसे जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। इन्वायरमेंट से भी फिनोटाइप अफेक्ट होता है। कैसे होता है? एक एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल इसका है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर 3 डिफरेंट एलील से कंट्रोल होते हैं, ए, बी एंड सी, है ना। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है ये, 2 जीन से डाई हाइब्रिड, 3 जीन से ट्राई हाइब्रिड। इसमें अगर देखें, कैपिटल डबल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सभी के सभी जीन अगर डोमिनेंट हैं तो फिनोटाइप आ रहा है निग्रो ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक कलर का स्किन रहेगा, निग्रो ब्लैक स्किन, ठीक है। उसके बाद आप एक एक अल्फाबेट को क्या करना है? एक एलील को रेसेसिव करते जाना है। ये सब डोमिनेंट है। मैंने पहले एक स्मॉल सी किया, फिर डबल सी किया, रेसेसिव बनाया, फिर उसके बाद एक स्मॉल बी, एक करके रेसेसिव करते जा रहा हूं। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील की संख्या कम होती जा रही है। लास्ट कंडीशन ऐसा मिलेगा आपको, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऑल द जीन्स आर रेसेसिव इन नेचर। यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, तो फिनोटाइप ब्लैक से सीधा क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर। और इस बीच में जो भी है ये, जिसमें यहाँ पे 4-5 डोमिनेंट एलील है, यहाँ पे 4 डोमिनेंट एलील हैं, यहाँ पे 3, तो ये ब्लैक से थोड़ा कम ब्लैक होगा, ये उससे थोड़ा ज्यादा गोरा होगा, ये उससे ज्यादा गोरा, ये उससे ज्यादा गोरा, ये एकदम व्हाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे डोमिनेंट एलील की संख्या कम हो रही है, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कम होते जा रहा है, ठीक है। इसका रेशियो कितना होता है ये याद रखोगे आप, फिनोटिपिक रेशियो बस याद रखना है। ट्राई हाइब्रिड है, ह्यूमन स्किन कलर, रेशियो याद रखोगे 1:6:15:20, 15:6:1, 1 6 15 और बीच में 20 लिखना है और 15 6 1, ये उल्टा हो जाएगा, 1 6 15 15 6 1, बीच में क्या आएगा? 20। ये आपका रेशियो है। यहाँ पे जीनोटाइप को कितने टाइप है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइप होना चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपका ट्राई हाइब्रिड के लिए फिनोटाइपिक रेशियो। ये इसको एग्जांपल, बस रेशियो आपको डायरेक्ट याद करना है, क्वेश्चन कभी बार आते रहता है। सेकंड एग्जांपल इसी का देख रहे हैं हम, कर्नल कलर ऑफ व्हीट। गेहूं जो होता है, व्हीट है ना, गेहूं का जो ऊपर का स्किन कलर होता है उसको अपन बोलते हैं कर्नल कलर ऑफ व्हीट। ये डाई हाइब्रिड है, मतलब 2 एलील कंट्रोल करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी अगर होगा, चारों डोमिनेंट अगर होंगे तो इसका कलर होगा रेड कलर, ठीक है। उसके बाद एक एक डोमिनेंट आप कम करते जाओ, लास्ट में कहां पहुंचोगे? यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, इस व्हीट का कलर होगा व्हाइट, और बीच में जो होगा रेड से थोड़ा ब्राउन, थोड़ा व्हाइट, ऐसे करके मिक्सचर होगा, जिसको आप बोलोगे इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ रेशियो कितना आएगा? फिनोटाइपिक रेशियो 1:4:6:4:1, ठीक है। नॉर्मली डाई हाइब्रिड में मेंडल्स में पढ़े थे 9:3:3:1 आता था, बट यहाँ पे रेशियो बदल जाएगा। ये डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ है ना, 1:4:6:4:1 डाई हाइब्रिड के लिए है, और ट्राई हाइब्रिड के लिए ये वाला आपको याद रखना है। ये दोनों आपको ऐसे याद करना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वायरमेंट से भी अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे देखो, आज मेरा एक स्किन कलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं जाके 2-3 साल जाके जम्मू एंड कश्मीर, हिमालय रीजन में अगर रहने लगूं और 3 साल बाद वापस आऊं, तो मेरा जो स्किन कलर है वो थोड़ा फेयर हो जाएगा, थोड़ा गोरा दिखने लगेगा, है ना। तो इन्वायरमेंट का जीन तो मेरे में वही है। यहाँ से मैं जम्मू कश्मीर चले गया या फिर स्विट्जरलैंड चले गया, वहां पे 4-5 साल रह लिया, तो मेरे जीन्स चेंज नहीं हुए, बट इन्वायरमेंट का इफेक्ट हुआ जिसके कारण मेरा स्किन
टोन जो था, कलर जो था, वो उसमें चेंज आया, व्हाइटनेस ज्यादा, फेयरनेस हो गया। अगर मैं कि रेगिस्तान जैसे इलाका, सहारा चले जाऊं, अफ्रीका चले जाऊं, जहां गर्मी ज्यादा होता है, तो मेरा ब्लैकिश कलर हो जाएगा, मैं थोड़ा डार्क हो जाऊंगा, है ना। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, आपको बोलेगा सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको ये सब पता रहेगा तो आप समझ जाओगे कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की कल का टॉपिक हम निपटाया। अभी हम क्या देखते हैं, एक और टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखते हैं जिसको बोल रहे हैं प्लियोट्रॉपी, है ना। प्लियोट्रॉपी कल अपन लास्ट इससे पहले पढ़े थे मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या था, व्हेन अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन एलील, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिलिज्म। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुपिंग 3-3 एलील से आई ए, आई बी और आई, ठीक है। इसी का उल्टा ये है प्लियोट्रॉपी, सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइप, तो क्या बोलोगे, प्लियोट्रॉपी। व्हेन अ सिंगल alleles controls more than one phenotype, then it is known as pleiotropy, then it is known as pleiotropy, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है इसका, फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटो यूरिया, ठीक है। ये डिजीज है, ये मैं आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया था, तब मैं आपको बोला था कि ये फिनाइल एलानिन इसेंशियल अमीनो एसिड है और उससे टायरोसिन बना था, आपको रिएक्शन प्रॉपर करके दिखाया था और आपको बोला था कि जेनेटिक्स चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो फिनाइल कीटोयूरिया एक डिजीज है। कैसा डिजीज, देखो आपके पास एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब आपको डाइट से लेना है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसको आपको डाइट से लेना होता है। आपके बॉडी में एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है, इस फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करके टायरोसिन बना देता है। ये क्या बन गया आपके से, टायरोसिन बन गया। अब इस टायरोसिन से कई प्रकार के चीज बनते हैं, T3 एंड T4 बन जाता है, T3 एंड T4 बन जाता है। मेलानिन पिगमेंट बनता है, स्किन कलर को कंट्रोल करता है, मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन, और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए एक न्यूरोट्रांसमीटर है आपके पास, डोपामिन, है ना। ये चारों चीज किससे बन जाते हैं, टायरोसिन से। और फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कौन करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन में, क्लियर है। अब ये क्या है भाई, ये एक एंजाइम है, ये एक क्या है, एंजाइम है। एंजाइम्स आप बोलते हो कि एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली, ये एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन कहाँ से बनेगा, प्रोटीन बनेगा आपके डीएनए में, जीन प्रेजेंट है, जीन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो जीन प्रेजेंट है इस एंजाइम के लिए, जीन का नाम यही होगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन, ठीक है। अब इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, इसका सीक्वेंस में क्या हो गया, चेंजेस आ गया, कुछ सीक्वेंस में चेंज आया, डीएनए का जो सीक्वेंस है जीन में, उस डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस आ गए, म्यूटेशन आ गए। म्यूटेशन क्या होता है, हम इस चैप्टर के अंतिम में पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन से टाइप का होता है। म्यूटेशन मतलब कुछ बदलाव आ गया, रियलिटी जो नेचुरल है उससे कुछ चेंजेस आ गया। तो चेंजेस आने से क्या हुआ कि ये एंजाइम अब क्या हो गया, डिसफंक्शनल हो गया, काम करना बंद कर दिया। अब ये एंजाइम अगर काम नहीं करेगा तो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा, मेलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा, डोपामिन भी नहीं बनेगा। तो इससे क्या होता है कि ये एंजाइम अगर काम नहीं करता है तो फिनाइल एलानिन आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट देता है। इससे कुछ कुछ सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होता है, सिम्टम्स, पहला सिम्टम ये है कि स्टंटेड ग्रोथ होगा, ग्रोथ रुक जाएगा, स्टंटेड छोटा रह जाएगा बच्चा, है ना, स्टंटेड ग्रोथ होगा। मेंटली रिटार्डेड होगा,
मंद बुद्धि होगा। मेंटली रिटार्डेड मींस मंद बुद्धि। फिनाइल कीटोन ये एक्यूमुलेट होने से मेंटली रिटार्डेड हो गया। तीसरा है स्किन डीपिगमेंटेशन। स्किन डीपिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन में चेंजेस आएगा, कुछ आपको पैचेस जैसा दिखने लगेगा, कलरफुल इवन टोन नहीं होगा, पैचेस में दिखने लगेगा। स्किन डीपिगमेंटेशन, पिगमेंट्स के कारण ही कलर है ना, पिगमेंट कौन सा है, मेलानिन पिगमेंट से स्किन कलर आता है, ठीक है। चौथा ये होगा स्टंटेड ग्रोथ, हाँ, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर। ये चार सिम्टम आपको दिखेगा किससे, अगर ये एंजाइम म्यूटेट हो गया, क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने से नॉन फंक्शनल हो गया, काम करना बंद कर दिया, नॉन फंक्शनल हो गया। नॉन फंक्शनल होने से ये आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगा, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ब्रेन में इकट्ठा हुआ, तो आपको ये सिम्टम दिखा, स्टंटेड ग्रोथ है, मेंटली रिटार्डेड and skin depigmentation and loss of hair, 4 symptoms. It means a single gene, एक सिंगल जीन था, इसमें म्यूटेशन होने से चार फिनोटाइप आ रहा है अलग अलग। स्टंटेड ग्रोथ, मेंटली रिटार्डेड, ये फिनोटाइप है। स्किन डीपिगमेंटेशन क्या है, फिनोटाइप है, कैरेक्टर। लॉस ऑफ हेयर, फिनोटाइप। 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स आप देख पा रहे हो कि एक सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहा है। इसका ये किसका एग्जांपल हो गया, प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी हम क्या बोलते हैं, व्हेन सिंगल एलील कंट्रोल्स मोर देन वन फिनोटाइप। आप देखो कितना फिनोटाइप है ना, मेंटली रिटार्डेड, स्किन डीपिगमेंटेशन, लॉस ऑफ हेयर, लॉट ऑफ फिनोटाइप्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस जीन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिनाइलकीटोयूरिया, इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, ठीक है। फिनाइलकीटोयूरिया क्या बोल रहे हैं, देखो फिनाइल एलानिन आपके ब्रेन में इकट्ठा हो रहा है, अब ये धीरे से कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल कीटो एसिड में, फिनाइल कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिनाइल कीटो एसिड ये प्रॉपर्ली किडनी से एब्जॉर्ब नहीं होता है, किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, डू नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है, और वाटर सॉल्युबल है, तो क्या होता है, यूरिन में आने लगता है। फिनाइल कीटो एसिड कहाँ आने लगता है, यूरिन में, इसीलिए डिजीज का नाम दिए फिनाइल कीटोयूरिया। क्या हुआ, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हुआ फिनाइल कीटो एसिड में, वाटर सॉल्युबल था, डू नॉट एब्जॉर्ब बाय किडनी, तो कहां आ जाएगा, ये यूरिन में आ जाएगा। यूरिन में आ गया तो क्या बोले अपन, फिनाइल कीटोयूरिया। यूरिन में क्या होता है, मेजर कंटेंट यूरिया होता है, राइट। तो ये आपका पूरा प्लियोट्रॉपी खत्म हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और एक टॉपिक देख रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलो इसको 2 मिनट फटाफट देखो। चलो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या क्या हो चुका है अभी तक, बैकग्राउंड। ठीक है, मेंडल्स वर्क पब्लिश हो गया है, मेंडल वर्क पब्लिश्ड कब हुआ था? 1865 में। क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुआ था उस समय, क्रोमोसोम वाज नॉट डिस्कवर्ड, क्रोमोसोम वाज नॉट डिस्कवर्ड। 1865 जब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया उस समय क्रोमोसोम का कोई नाम भी नहीं था, है ना, कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था। मेंडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे, मेंडल के काम की कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या क्या कमी था मेंडल के काम? मेंडल का पहला ड्रॉबैक हम ये लिखते हैं कि द वर्क डू नॉट गेट पब्लिसाइज्ड, द वर्क डू नॉट पब्लिसाइज्ड। पब्लिसाइज मतलब ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिला तो ज्यादा फेमस भी नहीं हो पाया। ठीक है। दूसरा, ही यूज्ड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स जिसको स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, टू सॉल्व बायोलॉजी प्रॉब्लम। एक बायोलॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यूज कर लिया जो उस समय के साइंटिस्ट को गवारा नहीं गुजरा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये बोले कि मेंडल्स का जो फैक्टर है, मेंडल ने जो बताया कि फैक्टर कंट्रोल करता है जीन को, इस फैक्टर व्हाट ही टोल्ड कि इट इज ए डिस्क्रीट यूनिट, एक डिस्क्रीट यूनिट है which do not show blending, which do not show blending, मिक्सिंग नहीं दिखाता है, ब्लेंडिंग नहीं दिखाता है। ब्लेंडिंग नहीं दिखाएगा, मिक्सिंग नहीं दिखाएगा तो सेम कैरेक्टर बार बार आता रहेगा, वेरिएशन नहीं आ पाएगा कभी भी, है ना। सेम कैरेक्टर बार बार आ रहा है, वही चीज वही सब में वही मिल रहा है, तो वेरिएशन कभी नहीं आएगा। बट इन रियलिटी, इन इन्वायरमेंट हम देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर हम देखते हैं एक तरफा वेरिएशन है, सही है। तो ये बात इनको, ये बात भी सूट नहीं कर रहा था कि ये तो बोल रहे हैं कि डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा, बट इन रियलिटी वेरिएशन दिख रहा है। और चौथा ड्रॉबैक ये है इनका कि डू नॉट गिव फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर, फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर। मेंडल हवा बात कर रहे थे कि कुछ फैक्टर है, वो डिस्क्रीट यूनिट है, ब्लेंडिंग नहीं करता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय यहाँ से वहां जाता है, कहाँ है फैक्टर, किधर है, किसमें लोकेटेड है, साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियस में है, क्रोमोसोम में है, क्या है फैक्टर, किसी प्रकार का कोई फिजिकल प्रूफ इन्होंने नहीं दिया। सबसे मेजर ड्रॉबैक यही था इसके काम का, दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। अगर आपको पूछता है व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक और ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आंसर यही होगा कि he do not give the physical proof, physical existence of the factor, फैक्टर कहाँ है, फिजिकल प्रूफ उनका नहीं दिए, ये इनका ड्रॉबैक था। अब आगे क्या हो रहा है देखो, 1865 में वर्क पब्लिश हो गया, ये सब ड्रॉबैक थे। 1900 में इनका रीडिस्कवरी हुआ वर्क का, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। बताया था आपको तीन साइंटिस्ट है ना, टेस्मार्क, कॉरेंस एंड ह्यूगो ड्यूरिस, ये तीन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी किया। इसी बीच में 1900 से 1902 तक में क्या हुआ, बेटर माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए, बेटर माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए, और बेटर माइक्रोस्कोप डेवलप होने से साइंटिस्ट ने माइटोसिस एंड मियोसिस को स्टडी करना चालू कर लिया और कंप्लीट भी कर लिया। माइटोसिस और मियोसिस को स्टडी करना चालू करके कंप्लीट भी कर दिया। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि कलर्ड बॉडी है, कुछ कलर्ड बॉडी है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। एक कलर्ड बॉडी है जो कि क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस देयर इज अ मूवमेंट, है ना, एक मूवमेंट। हम सेल साइकिल पढ़े, माइटोसिस मियोसिस, हम देखें कि कैसे मूवमेंट कर रहा है, मेटाफेज में आके सेंटर में अरेंज होते हैं, एनाफेज में अपोजिट पोल में जाते हैं, फिर टेलोफेज में वापस डीकंडेंस होते हैं, तो एक मूवमेंट हो रहा है क्रोमोसोम्स का, और वो कलर्ड बॉडी है। कलर्ड बॉडी बोलने से आपने डाई डाला था स्टेन करने के लिए, डाई डालने से क्रोमोसोम जो है वो स्टेनिंग ले लिया, कलर ले लिया, इसीलिए उसको बोले कि कलर्ड बॉडी है क्रोमोसोम।
which shows movement. तो इसी बीच में सटन एंड बॉवेरी in 1902 they tried to explain Mendel's law with the help of movement of chromosome. तो 1900 में रीडिस्कवरी होने के बाद 1902 में बेटर माइक्रोस्कोप आ गए थे, माइटोसिस म्यूसिस स्टडी हो गया एंड दे फाउंड देयर इज अ कलर्ड बॉडी कॉल्ड क्रोमोसोम व्हिच शोस अ पर्टिकुलर मूवमेंट ड्यूरिंग एंटायर सेल साइकिल, लाइक माइटोफेज में, मेटाफेज में, सेंटर में, एनाफेज में मूवमेंट होता है, ये सब मूवमेंट चल रहा है। और इसी को देखते हुए सटन एंड बॉवेरी ने क्या किया कि ट्राई किया और बोला कि मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। उन्होंने बोला कि जो मेंडल जिस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो सेम सिमिलर मूवमेंट, वैसा ही कुछ मूवमेंट किसका होता है, क्रोमोसोम का होता है। इसी को हम बोलते हैं सटन एंड बॉवेरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है बेटा कि सटन प्रपोज्ड दैट movement of chromosome during cell cycle and Mendel's factor are parallel and gave chromosomal theory of inheritance मतलब क्या है, देखो सटन एंड बॉवेरी ने ट्राई किया एक्सप्लेन करने को कि क्रोमोसोम का मूवमेंट जैसा चल रहा है वैसा ही कुछ मूवमेंट किसका है, मेंडल के फैक्टर का है। उनके लॉ को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया और 1902 में फाइनली प्रपोज किसने किया, सटन ने किया। ये दोनों ने ट्राई किया था। प्रपोज 1902 में सटन प्रपोज किया अकेले, क्या बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ जो क्रोमोसोम है और जो मूवमेंट ऑफ फैक्टर है मेंडल का आर पैरेलल, मतलब सिमिलर है। जैसे क्रोमोसोम मूवमेंट करता है वैसा ही फैक्टर भी मूवमेंट, जैसा मेंडल बता रहे हैं वैसा ही फैक्टर मूवमेंट करता है। इट मींस द फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। तो जो इनका जो मेजर ड्रॉबैक था कि फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर कहां है कि नहीं बता पाए थे, उसको सटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देके प्रूफ करने का कोशिश किया है ना। सटन ने क्या प्रपोज किया कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड मेंडल्स फैक्टर आर पैरेलल एंड गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? चलो ये बात अगर समझ गए तो कुछ कोशिश करते हैं थोड़ा और समझने का। इसको आप देखो, तब तक मैं एक डायग्राम बना रहा हूं।
चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? आपको मैं सेल साइकिल पढ़ाया, मैं आपको बोला था कि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, समय आ गया है इस जरूरत को देखने का। आप अपना कितना रिवीजन किए वो आप ही समझना, ठीक है। सेल साइकिल स्टार्ट हुआ, आपके पास ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, राइट, ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम थे। ये G1 फेज में था, S फेज में ये ऐसे हो गए थे, डबल हो गया था, सही है। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। S फेज में बाद आप फिर G2 गया, M फेज गया, M फेज में अपन क्या देख रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस में मियोसिस 1, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के बाद हम कहां पहुंच गए, मेटाफेज 1 पहुंच चुके हैं। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे दो दो रो में अरेंज होंगे, ऐसा आपको बताया गया था, राइट। दो रो में अरेंज हो गए। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम 1 है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम 2 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या था, कैपिटल T प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल t होगा, सपोज, है ना। इधर कैपिटल T है, इधर स्मॉल t है, तो ये जब डबल होगा तो यहाँ पे कैपिटल T, यहाँ पे कैपिटल T, यहाँ पे स्मॉल t, यहाँ पे स्मॉल t। तो ये आप देख रहे हो कि ये पहला ऊपर जो क्रोमोसोम है इसमें कैपिटल T, कैपिटल T, नीचे जो क्रोमोसोम है स्मॉल t, मान लिए, क्लियर है। दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है उसमें हम मान रहे हैं राउंड कलर, राउंड शेप के लिए, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में देखो कैपिटल R, स्मॉल r, ये कंडीशन है, ठीक है। अब मियोसिस 1 के ये मेटाफेज है, सेंटर में अरेंज हुए हैं। अब क्या होगा, एनाफेज होगा, एनाफेज 1। एनाफेज 1 में ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, सही बात है। तो एक सेल में ये दोनों होंगे, ये सेल में क्या होगा, ये दोनों होगा। तो यहां से अगर मैं बनाऊं, ये एक सेल बना, ये एक सेल बना, एनाफेज 1 कंप्लीट होने के बाद टीलोफेज के बाद दो सेल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपके पास एक ये वाला है, कैपिटल T वाला, ये वाला क्रोमोसोम गया है और ये वाला इधर गया है, कैपिटल R, क्लियर है। अब ये जाएगा और इधर क्या होगा, स्मॉल t, स्मॉल r, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे, क्लियर। अब ये टीलोफेज 1 कंप्लीट हुआ, इसके बाद इंटरकाइनेसिस, उसके बाद फिर आपका प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, ये वापस अलग अलग होंगे, तो क्या होगा, इससे दो सेल बनेगा और इससे भी दो सेल बनेगा। इसमें एक T जाएगा, एक R जाएगा, इसमें एक T जाएगा, एक R जाएगा, इसमें एक T जाएगा, स्मॉल r जाएगा, स्मॉल t, स्मॉल r। एक ये पॉसिबिलिटीज है, क्लियर है बात। अब दूसरा पॉसिबिलिटीज देखो। अब ये जो क्रोमोसोम ऐसे अरेंजमेंट हुआ था कि कैपिटल T ऊपर था और इसके बाजू में कैपिटल R था। अब जब अरेंजमेंट के समय में मेटाफेज में जब ये अरेंज होंगे तो ये कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। देखो ये दूसरा सिचुएशन, कैपिटल T यहाँ पे है और ये ब्लैक डॉटेड वाला वैसे सेम टू सेम बनाया है, लेकिन ब्लू वाला मैंने पलट दिया है। ये वाले को मैंने ऊपर बना दिया, ये वाले को नीचे बना दिया, तो कैपिटल R वाला नीचे आ गया, स्मॉल r वाला ऊपर चले गया। अब क्या होगा, यहाँ से वापस एनाफेज में ये दोनों इधर जाएंगे और ये दोनों इधर जाएंगे, है ना। उसके बाद टीलोफेज होगा, टीलोफेज के बाद आपको दो सेल मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, एक दो कैपिटल T मिल गया और दो स्मॉल r मिल गया। यहाँ पे क्या मिलेगा, स्मॉल t, कैपिटल R मिल गया। अब ये मियोसिस, टीलोफेज कंप्लीट हुआ, दो सेल मिल गया है। इसके बाद फिर से मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और यहां से फिर आपको दो सेल मिलेगा और यहां से दो सेल मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बना इस बार, T स्मॉल r, एक T इसके पास जाएगा, एक T इसके पास जाएगा, एक R इसके पास, ये आपके स्मॉल t कैपिटल R, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जब असॉर्ट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। कोई किसी के साथ भी जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है ये इसी के साथ जाएगा, है ना, ये इसके साथ भी चलेगा, देखो अभी, राइट। तो क्रोमोसोम्स पेयर्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम पेयर्स असॉर्ट या फिर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। और ऐसा हुआ तो आपको चार टाइप का गैमेट मिला था। आपको याद होगा, आपका अगर जीनोटाइप ये था कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, तो चार वो गैमेट बन रहा था, एक कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r, ये चार बन रहा था गैमेट, है ना। तो ये देखो एक TR बन रहा है, ये वाला, एक ये वाला बन रहा है, एक ये,
है ना, और एक ये, 4 अलग टाइप का गैमेट्स बन जा रहा है। ठीक है, कब बनेगा? जब इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट होंगे। क्लियर है बात? यहाँ पे एक पॉइंट और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे देखो, तो अगर कैपिटल टी इस क्रोमोसोम में था, कैपिटल आर इस क्रोमोसोम में था, तो क्या हुआ कि टी और आर बना। ठीक है, दूसरा स्मॉल आर इधर था, तो ये वाला अगर इसके साथ गया तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर बना था। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखो, सोचो, अगर मान लो ऐसा होता कि एक ही क्रोमोसोम में ये एक ही क्रोमोसोम में यहां कैपिटल टी है और इसी क्रोमोसोम में भी कैपिटल आर है। यहां पे क्या था, दो अलग क्रोमोसोम में थे। कैपिटल टी को, टॉल को कंट्रोल करने वाला फैक्टर इस क्रोमोसोम में था, राउंड शेप को कंट्रोल करने वाला फैक्टर इस क्रोमोसोम में था। अभी दूसरा कंडीशन हम ये देख रहे हैं कि दोनों फैक्टर्स, दोनों एलील्स अभी कहां हैं? सेम क्रोमोसोम में है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, यहां पे कैपिटल टी, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल आर। तो जब ये सेग्रीगेट होगा तो इससे एक ये इधर जाएगा, एक सेल बन गया, इसके अंदर क्या है? टी आर, और इसके अंदर क्या है? स्मॉल टी आर, ये है। इससे दो चीज बनेगा, कैपिटल टी आर, और इससे स्मॉल टी आर। ठीक है, अब इसको पलट भी दोगे तो भी क्या होगा? हमेशा ये सेग्रीगेट, ये जब भी जाएगा ये दोनों साथ में चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था? अलग अलग, ये कैपिटल टी अलग जा रहा है, इसके साथ में ये स्मॉल आर जा सकता था, दोनों पॉसिबिलिटीज था। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि जब ये क्रोमोसोम टूट के मेटाफेज 2 में इधर जाएगा तो कैपिटल टी के साथ में हमेशा कैपिटल आर चले जाएगा। क्लियर है? स्मॉल टी के साथ में हमेशा स्मॉल आर चले जाएगा, इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट नहीं होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक कंडीशन ऐसा बनाते हैं, ये ठीक है। अगर कंडीशन ऐसा है, यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। ठीक है, तो क्या होगा? ये क्रोमोसोम इधर जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर जाएगा, और क्रोमोसोम पेयर इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट होते हैं। मतलब ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। तो टोटल मिला के 4 टाइप का गैमेट बन रहा था, टी आर और टी आर। 4 टाइप का गैमेट पॉसिबिलिटीज था। यहां पे क्या हो रहा है? जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, तो जब ये अलग होंगे तो ऑलवेज 2 ही टाइप का गैमेट बनेगा। कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर को जाना पड़ेगा, ठीक है, और स्मॉल टी के साथ में स्मॉल आर को जाना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सीधा बात बोल रहा हूं आपको, कि इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट क्रोमोसोम्स तो दिखाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर फैक्टर्स का इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट का बात करें तो फैक्टर्स इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट तभी दिखाएंगे जब फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स हैं, अगर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, देन दे विल शो इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। ठीक है, नहीं तो अगर सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, दे विल नॉट शो इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट, दे विल शो लिंकेज। इसको यहां से एक नया टर्म आ जा रहा है, ये दोनों सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं, इस टर्म को बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, यहीं से हम मूवमेंट करेंगे आगे लिंकेज की ओर। ठीक है, लिंकेज समझने की कोशिश करेंगे कि लिंकेज क्या है, और टीएच मॉर्गन का स्टडी क्या कह रहा है, वो कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स, आपको मैं इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट जब लॉ लिखाया था, वहां पे एक कंडीशन लिखे थे कि द फैक्टर्स शुड बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, या उसको दूसरे तरीके से लिखे थे, द फैक्टर्स शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ये कंडीशन है इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट फैक्टर का।
अगर सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा और 4 टाइप का गेमेट नहीं बन पाएगा, 2 ही टाइप का गेमेट बनेगा, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। अलग अलग क्रोमोसोम में होंगे तो बनेगा 4 टाइप का गेमेट। क्लियर है बात? चलो इसको देखो एक बार, थोड़ा समझने का कोशिश करो 5 मिनट, फिर आगे टॉपिक कोशिश करें स्टार्ट करने का। चलो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम्स है, ये आपका सेंट्रोमियर मान, ये दूसरा क्रोमोसोम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या दो डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले अलील डिफरेंट क्रोमोसोम में हैं क्या? ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2, तो डिफरेंट क्रोमोसोम में हैं क्या? है सर, है। तो ये क्या दिखाएंगे? दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम तो दिखाएंगे ही हमेशा, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि ये क्रोमोसोम है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले एलील्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाएगा, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसके ऊपर हम अब इसको हम क्या बोले, इसको मैंने बोला कि अगर सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो इसको लिंकेज बोलते हैं। और लिंकेज हुआ तो मैं आपको बोल रहा था कि गैमेट जो बनेगा अब 4 टाइप का नहीं 2 ही टाइप का बनेगा। जैसे ये क्रोमोसोम जब इधर जाएगा तो एक टाइप का ये गैमेट बनेगा और दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ बनेगा।
और जो बाकी दो पॉसिबिलिटीज था वो गैमेट नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर सेम क्रोमोसोम है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ जा ही नहीं पा रहे। क्लियर है बात? चलो इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, लिंकेज को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज लिंकेज, अगर लिंकेज होता है तो क्या फर्क पड़ता है रिजल्ट में, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिंकेज स्टडी बाय टेस्ट क्रॉस, किससे स्टडी करके, टेस्ट क्रॉस से समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चलो मान लेते हैं केस नंबर 1, पहला केस क्या हो रहा है यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। क्या होगा, ये टॉल राउंड होगा, ठीक है। इसको आपको क्रॉस कराना है। टेस्ट क्रॉस मतलब क्या करना है, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाना है। इसका रेसेसिव क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, क्या होगा, ये डॉर्फ एंड रिंकल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे ले रहे हैं कि दो अलग अलग फैक्टर में क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। पहला कंडीशन क्या ले रहे हैं, अलग अलग, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो क्या दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे तो यहाँ पे गैमेट बना लेते हैं। पहले गैमेट क्या क्या बनेगा, एक कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, ये 4 गैमेट बनेगा। और यहाँ से दो एक ही गैमेट बनेगा, एक स्मॉल टी एक स्मॉल आर, तो स्मॉल टी स्मॉल आर एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, ठीक है। अब इससे आप क्या करो, क्रॉस करवा दो, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा आप देखो, पहला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर। अब मेरे को बताओ ये क्या होगा, ये टॉल राउंड होगा क्या, सही है, ठीक है सही है। ये क्या होगा, टॉल रिंकल्ड होगा, स्मॉल आर है ना, तो ये क्या हो गया, रिंकल्ड। ये क्या होगा, डॉर्फ, कैपिटल आर है राउंड हो जाएगा, डॉर्फ राउंड। ये क्या हो जाएगा, ये डॉर्फ रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो टॉल एंड राउंड, क्या पेरेंट भी ऐसे ही था क्या, हाँ सर पेरेंट भी ऐसे ही था, टॉल एंड राउंड था, ठीक है। तो टॉल एंड राउंड कैसा है, पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल, ठीक है। और ये वाला देखो डॉर्फ और रिंकल, ये भी आपका एक पेरेंट है ना, ये भी आपका एक पेरेंट है, डॉर्फ एंड रिंकल, तो ये भी कैसा हो गया, पेरेंटल। और ये दोनों नया कॉम्बिनेशन है, टॉल रिंकल्ड डॉर्फ राउंड, ये नया कॉम्बिनेशन है। नया कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट को आर से डिनोट करेंगे, पेरेंटल को पी से डिनोट करेंगे, ये पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन ये है कि इस बार लिंकेज प्रेजेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है मींस क्या होगा, आपके पास सिंगल क्रोमोसोम में दोनों प्रेजेंट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इससे गैमेट में क्या बोला था आपको, अगर सेम जीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो दो ही टाइप का गैमेट बनेगा, एक बनेगा गैमेट, चलो इसको पहले क्रॉस, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम क्रॉस यहां भी कराना है, इनटू स्मॉल टी स्मॉल आर, ये क्या हो गया, टॉल राउंड, और ये क्या हो गया, डॉर्फ रिंकल, ठीक है। टॉल राउंड डॉर्फ रिंकल, यहां पे क्या बनेगा, टॉल राउंड गैमेट बनेगा, एक तो टी आर और एक स्मॉल टी आर, है ना। एक तो ये वाला गैमेट बनेगा और एक तो ये वाला स्मॉल टी आर, दो ही गैमेट बनेगा, 4 गैमेट यहाँ पे नहीं बनेंगे। यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी आर, इसको बना लो ऐसे, तो क्या बना आपके पास, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये क्या होगा, टॉल राउंड होगा, और ये क्या होगा, डॉर्फ रिंकल्ड होगा, क्लियर। तो टॉल राउंड क्या आपके पेरेंट के जैसे था, डॉर्फ रिंकल्ड क्या पेरेंट था आपका, था, है ना। नया कॉम्बिनेशन आया क्या, नया कॉम्बिनेशन नहीं आया। ये तो जो यहाँ पे आया था, टॉल एंड रिंकल्ड, डॉर्फ एंड राउंड, जब इंडिपेंडेंट अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ तो 4 गैमेट बना, और 4 तो आपके पास जाइगोट आया ना, 4 तो ऑफस्प्रिंग आया, जिसमें से 2 नए थे और 2 पेरेंट के जैसे दिख रहे थे,
क्लियर। लेकिन अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो दो ही टाइप के गैमेट बना और दो ही ऑफस्प्रिंग आए और दोनों जाइगोट दोनों ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑफस्प्रिंग अपने कैसे दिख रहे हैं, पेरेंट के जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब अगर लिंकेज हो जाता है तो नया कॉम्बिनेशन नहीं आता है, रिकॉम्बिनेंट नहीं आता है। लिंकेज अगर प्रेजेंट है तो नया कॉम्बिनेशन नहीं आता है। क्लियर है बात। ये पॉइंट के साथ अपन क्लास को खत्म कर रहे हैं। ये पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है। अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो नया कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। अगर लिंकेज नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है फैक्टर्स, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो दो नए कॉम्बिनेशन आते थे। यहां से आप क्या समझे कि टोटल ये अगर 100% है तो पेरेंटल 50% है। पेरेंटल जैसे दिखने वाले, पेरेंट के जैसे दिखने वाले कितने हैं, 50, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों नए हैं। रिकॉम्बिनेंट कितना है, रिकॉम्बिनेंट 50%। लेकिन यहां पे अगर लिंकेज प्रेजेंट निकला तो क्या हुआ, पेरेंटल 100%, पेरेंटल 100%, रिकॉम्बिनेंट 0%। क्लियर है। इसका मतलब यहां पे नोट लिख सकते हैं हम कि लिंकेज डिक्रीजेस, रिकॉम्बिनेंट्स। लिंकेज डिक्रीज करता है क्या चीज, रिकॉम्बिनेंट्स को डिक्रीज करता है। क्लियर है। चलो इसी के साथ क्लास खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। इसी के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। लिंकेज ये अभी चलेगा, टीएच मॉर्गन का स्टडी आएगा, उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप इसको रिवाइज करके जरूर आना, एक बार पूरा देख के आना आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, और ये क्रॉस को अपने से करके देखना, है ना। चलो ठीक है। और आपका जो माइनर टेस्ट होगा सैटरडे को, यही सिलेबस रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसी चैप्टर से आएगा। जितना आज तक पढ़ चुके हैं उतना तो 100% आ रहा है। क्लियर है। चलो थैंक यू फॉर द क्लास, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू।